नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आज आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो स्ट्रेस, एंजाइटी को लेके इस सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो दिखता है, ये लगभग कैसे नज़र आता है? तो कुछ बताएँगे मुझे? सर, जैसे आजकल बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक सब में एक एंजाइटी नज़र आता ही है। सिस्टम से रिलेटेड हो गया, या अब ये नोटिस में आता है कि ज़्यादा ही एंजाइटी होती जा रही है लोगों को। तो उसमें कुछ कभी-कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जाके, जैसे कोई गैस्ट्रो में प्रॉब्लम आई, तो नेचुरली वो प्रॉब्लम तो वही है। तभी तो वो पेट की प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट होती है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वास्तव में हमें एक बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर भी इस चीज़ को कह रहा है कि हाँ, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। जी। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी जो साइकोलॉजी, हमारी जो मानसिकता, हमारी जो विचारधारा है, वो सीधा-सीधा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डाल रही है। मगर हम लोग इस सब्जेक्ट से इतना दूर आज हो चुके हैं कि हम विचार ही नहीं कर पा रहे कि डॉक्टर ने अगर ऐसा कहा साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, तो उसके पीछे कारण क्या है? इतना समझने की क्षमता उस पेशेंट के अंदर रही ही नहीं। और साइकियाट्रिस्ट वास्तव में आप कुछ भी नहीं करता, वो आपके साथ बातचीत करके आपके मन को शांत करता है बिल्कुल। कि आप रिलैक्स ज़ोन में जाएँ। जो भी कुछ आपके अंदर परेशानी का भाव चल रहा है, वो आपको दूर करे। और हमारा जो भारत देश है, इसके अंदर साइकियाट्रिस्ट तो इतने हैं, कोई धर्म के आधार पर, कोई भिन्न-भिन्न व्यवहारों के आधार पर इस विषय में बात तो कर ही रहा है। मगर प्रभाव इस वजह से नहीं हो पा रहा उतना जितना होना चाहिए। कारण है कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे को ना धन का लालच आ जाता है। हम अर्थ के लिए कर रहे हैं। जो साइकियाट्रिस्ट 5,000 रुपये फ़ीस ले रहा है, 10,000 फ़ीस ले रहा है, और बड़ी फ़ीस लेने वाले भी हैं। मेरे एक पुराने मित्र हैं कोई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 5,000 रुपीज़ लेता हूँ थोड़ी देर बात करने की। हालांकि उनका कथन उस विषय में ये था कि मैं इस वजह से 5,000 रुपये लेता हूँ क्योंकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये बिल्कुल ही मुफ्त का काम है, तो वो उसको उतना सिंसियरली मतलब नहीं लेता। मगर जीवन में ये जो चाह धन की के अतिरिक्त अगर हम कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, उस प्रकार के लोग जो किसी के मन को शांत कर सकते हैं, तभी उसका प्रभाव संभव है। अगर मैंने अपनी बात कहने के लिए कुछ भी शुल्क रखा, तो मेरी बात का प्रभाव समाप्त परमात्मा ही कर देते हैं। प्रभाव वास्तव में वो है जो सामने वाले को सही मायने में शांति देने वाला है। ये एक बहुत मूल में बहुत बड़ी विचारधारा है। अगर इसको हम लोग अडॉप्ट कर लें और इसको हम समझें कि कुछ कामों में धन को लेना वर्जित है, शांति को बेचा नहीं जा सकता। शांति प्रेम का विषय है, जो चर्चा से, साथ में बैठने से, व्यवहार को देखने से आती है। और उसका मूल्य जब भी लिया जाता है, तो वहाँ से शांति समाप्त हो जाती है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स फिर काम करने लगते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, हम जहाँ बैठे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खर्चा होगा, स्वाभाविक सी बात है। ये वो हो गया कि इतना तो चाहिए ही, करना ही पड़ेगा, सब सारा कुछ है। उसके लिए भी परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं उसको करूँ। मगर वास्तविकता ये है कि हम लोग धन की चाह ना रखें, सबसे पहली बात इस कार्य के लिए मूलतः जो बात है, क्योंकि हम एंजाइटी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे जीवन में है भोजन। हम भोजन को किस स्वरूप में ग्रहण करते हैं, किस स्वरूप में पाते हैं? हम भोजन को अगर शांत मन के साथ ग्रहण करते हैं, सुकून में ग्रहण करते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में भी वर्णन आया इस चीज़ का, व्यवहारों में बहुत दफ़ा ये सब बातें कही गई हैं। और शांति में ना हो, कम से कम प्रसन्न मुद्रा में तो हो, क्योंकि शांति बिल्कुल अलग है और प्रसन्न मुद्रा अलग है। और उसके बाद हंसते हुए हो, प्रसन्न भाव में हो। अगर यहाँ तक सीमित है, तब तक तो भोजन लाभ दे रहा है अंदर। और अगर हम गंभीर हो गए, हम चिंता में हैं, हम मोबाइल के साथ हैं, हम टीवी के साथ हैं, चिंतन कहीं और चल रहा है, तो फिर भोजन का लाभ हमें नहीं मिलता। परमात्मा ने हमें भोजन के रूप में वो मेडिकेशन दिया है कि हमारा मन उस चीज़ को खाने का करता है जिस चीज़ की हमारे शरीर में आवश्यकता है। आप कभी भी अनुभव करें,
जल पीने की इच्छा, शरीर को जल की आवश्यकता होने पर अगर गला सूखने लगता है और जल के सिम्टम्स पैदा होते हैं कि पानी पीना है, और भोजन की आवश्यकता होने पर भूख महसूस होती है तो हम भोजन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम में चीज़ें काम कर रही हैं जो परमात्मा ने हमारी शरीर में ऑटो जनरेटेड दिया है। ये कुछ कि कब हमें नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, कब हमें मीठा खाने की इच्छा हो रही है, और मीठे में भी कब हमें फल खाने की इच्छा हो रही है। मगर हम इन सब चीज़ों को एडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम शांत भाव से बैठते ही नहीं। वो उस इच्छा का पता तब लगता है जब हम थोड़ा शांत होकर बैठें तो सही, तो वो सही इच्छा हमारे मन से निकल के आती है। और वो इच्छा जो आती है, वो खाने की जो प्रेरणा मन में पैदा होती है और हम जो खाते हैं वो औषधि स्वरूप भोजन है। यानी कि आपका मतलब है कि जो पैसे लेके इस चीज़ को कर रहे हैं वो उसकी बजाय हमें एक चैरिटी के तौर पे करना चाहिए। चैरिटी नहीं, प्रेम के तौर पे। तो उससे भी मैं एक स्टेप पीछे जाके ये पूछता हूँ कि इसका मतलब इस समाज का सिस्टम ही बदल जाएगा तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म भी हो जाएंगी फिर? बिल्कुल हो जाएंगी जी, मगर ये सब कहना बहुत आसान है, मगर इसका होना उतना आसान अब नहीं रहा, क्योंकि जो जितना भी समाज और व्यवहार है वो सारा धन प्रधान हो गया है। तो फिर इसका मतलब हमें फिर समाज को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी और अपने लिए बात कर रहा हूँ, और जो सुने वो अपने लिए विचार करे, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता हुआ आगे बढ़ जाता है। और एक बात ये सुनिश्चित समझिएगा कि अगर इस सादे भाव के साथ कोई भी व्यक्ति इस काम को करने का मन बनता है, उसका बनाता तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा की प्रेरणा ही है कि मैं ये सब कह पा रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति का मन बनता है परमात्मा कृपा से, तो फिर परमात्मा का वो सहयोग भी मिलता है कि उसे उस बातों को पूरा करने के लिए व्यवहार भी मिलने लगते हैं। अब मैं एक पॉडकास्ट अरेंज करूं और उसमें कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ मुझसे सवाल पूछ रहा हो, उसके भी पैसे दिए जाएंगे। मगर परमात्मा ने अगर ये व्यवहार देना है तो मेरे व्यवसाय में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मेरे साथ आके बैठ जाता है और वही मुझसे प्रश्न पूछ लेता है। तो वो व्यवस्था देखिए, लैकिंग जो है वो यही तो है। मगर आपके मन में तो चाह नहीं थी। मैं तो आपसे बात हुई, आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कैमरे के सामने पूछ लो, तो आप बैठ गए। और यकीन माने, आप विचार करिए, आपको संकोच भी नहीं हो रहा होगा। जो आते वक्त आपने यहाँ बैठने के बाद कहा कि ये क्या है, मगर मैंने कहा आप कैमरे में नहीं आएंगे, मगर संकोच तो समाप्त हुआ ना आपका। तो ये संकोच कैसे समाप्त हुआ? ये संकोच समाप्त करने वाले ही परमात्मा है। ये व्यवहार वो है जब हम समष्टि के कल्याण की बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए अच्छे की कामना के साथ कहीं पर बैठ जाते हैं, तो परमात्मा का ये सहयोग है कि फर्स्ट टाइम बैठने पर भी आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा। तो ये सिर्फ हम बात करते हैं या हम कुछ कर भी सकते हैं इसके ऊपर? जो सिर्फ बात करें और करें नहीं, तब समाज कैसे बदलेंगे? और समाज नहीं बदलेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। फिर करना फिजिकली एक अलग होता है, करना मानसिकता को बदलना एक अलग होता है। अगर हम ये व्यवहार आज कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं, तो हम विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, और सबसे पहले विचारों का ही प्रभावित होना ज़रूरी है। अगर विचार सही दिशा में चलने लगेगा तो यकीन मानिए एंजाइटी का तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, इन विचारों को लाने के लिए तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है। कौन करेगा? मैं कर चुका हूँ। देखिए, अब तो बहुत अच्छा एक मीडिया भी है हमारे साथ और ये सब चीज़ें हैं, और फिजिकली अगर हम करें साथ तो बिल्कुल करें जी। और मैं कर रहा हूँ, आप समझिए, मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो उसी प्रेम के भाव की वजह से बोल पा रहा हूँ, विषय को विस्तार में कह पा रहा हूँ, तभी ये सब संभव भी हो रहा है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, जो आपका प्रश्न था, उस पे बात करता हूँ अब, कि वास्तविकता ये है कि हमारा खान पान जो है वो अपने आप में एक औषधि है, और वो औषधि हमारे जीवन में हमें प्रकृति में सब जगह मिल रही है। जो फ्रेश एयर हम कहते हैं मॉर्निंग में हम लेते हैं, वो भी औषधि स्वरूप है। जिस जल को हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी औषधि स्वरूप है। एक शांत मन को जिस भी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है वो उसके लिए औषधि का काम करती है। मनोविज्ञान क्या कहता है, आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बात की, आप यकीन मानिए अगर हम शांत भाव से बैठे हैं
और हमारे मन में किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा होती है, तो उस वक्त वो हमारे मन की औषधि है। हमारा मन करता है कि हम उससे बात करें, चाहे हम फिर फ़ोन लगा लें या उसे बुला लें या वो परमात्मा ही उसे भेज दें, मगर वो हमारे मन की औषधि है। ये साइकेट्रिस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ कह पा रहा हूँ। और सेम मैंने आपको भोजन की भी बात कही। आप एक चीज़ अनुभव करिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुबह उठने के बाद 5 बजे अगर फ्रेश एयर में आता है, जिन इलाकों में वो वास्तव में एयर फ्रेश है, तो आने के बाद उसका मन प्रसन्न ना हो। खुशी तो होती है, खुश ना भी हो रहा हो तो ये अलार्म ज़रूर बजता है कि ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा रोज़ हो पाता। चाहे वो किसी दिन ट्रैवल पे जाने के हिसाब से उठा हो सुबह, मगर उसके मन में भाव तो आता ही है। तो ये क्या है, अंदर से कॉल कौन दे रहा है? परमात्मा ही तो है, वो प्रेम दे रहे हैं कि भाई उठ, आज तो कहीं जाने के बहाने उठ गया, मगर वैसे भी अगर उठ के इस हवा को अनुभव करे तो ये तो आनंद का विषय है। सुबह उठने का जो मुख्य अर्थ है वो वास्तव में खाली सुबह उठना नहीं है। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, जल्दी हमें आज कहना पड़ रहा है, मगर 5-6 बजे उठना कोई जल्दी उठना नहीं है। वो हमारा नॉर्मल दिनचर्या का एक भाग होना चाहिए कि हम 5-6 बजे उठ जाएं, मगर आज इसे हमें जल्दी कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारी रात लंबी हो रही है। अगर हम 5-6 बजे उठेंगे तो ऑटो मोड के ऊपर हमारा सारा दिन उस हिसाब से व्यवस्थित होता चला जाएगा और हम शाम के समय थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाएंगे, हमारे सोने का समय भी ठीक हो जाएगा। मगर ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग इतनी इग्नोर कर चुके हैं क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास टीवी है, आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो हम इन चीज़ों को उस तरीके से अपने जीवन में नहीं ले पा रहे जैसे हमें लेना चाहिए। ये चीज़ें और हमें दूर कर रही हैं। लैपटॉप पे बैठकर ग्लोबलाइज हम हो गए, तो कंट्रीज़ के हिसाब से टाइमिंग के डिफरेंसेस हैं। अब हमारे एनसीआर में या मतलब मैं बेंगलोर, बॉम्बे या इस तरह की जगहों की बात करूं, तो वो ग्लोबलाइज होने की वजह से वो जो यहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के ऑफिस टाइमिंग को सपोर्ट करते हुए वो रात को भी काम कर रहे हैं। तो ये सब है तो अव्यवस्था, मगर जितने लोग इस तरीके के काम करते हैं उनकी वर्क कैपेबिलिटी 3-4-5 साल काम करने के बाद कमज़ोर होने लगती है, वो क्षीण हो जाते हैं। यानी कि आपका मतलब है कि हम अपने सिस्टम को पहले बदलें, इस सिस्टम को। हाँ, और सिस्टम को बदलने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जॉब ना करें उस तरीके की, मगर इस सिस्टम को बदलने से पहले इस विचारधारा का परिपक्व, यानी कि इस विचारधारा का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है कि सही जीवन जिया कैसे जा सकता है। एग्जैक्टली। और ये विचारधारा मजबूत जब एक बार होगी तो सिस्टम अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। बातचीत करने का कारण ही यही है। आपके प्रश्न का उत्तर तो एक डॉक्टर पर्ची लिख के भी दे सकता है, मगर जब बात साइकेट्रिस्ट की आती है तो फिर बातें बदल जाती हैं। साइकेट्रिस्ट किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए बात करता है, मगर एक मोटिवेशनल स्पीकर पूरे समाज के लिए बात करता है। मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। और इन बातों को अगर सही स्वरूप में देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल बदल के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैं तभी कह रहा हूँ, कहीं से सुना हुआ नहीं है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है। मैं जो भी कुछ कह पा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कह पा रहा हूँ। आप यकीन मानिए, भोजन की व्यवस्था सबसे पहले हमारे जीवन में अगर आती है सही स्वरूप में तो हमारे सोच समझ के तरीके को बदल देती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो अगर हमें भोजन का तरीका बदलना है तो उसका क्या होना चाहिए, उस पर कुछ बताइए फिर। देखिए, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि हम बहुत तीखे मसालेदार भोजन को करना चाहिए, मगर कब करना चाहिए? हफ्ते में 1 बार 2 बार, चीट डे। अगर हम रोज़ ही ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य को अलग तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये तो मैंने एक सामान्य बात कही। आज हम चाइनीज़ फूड की बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसकी जो सॉसेज हैं जहाँ चाइनीज़ बन रहा होता है, अगर वो भपका हमारी नाक में, आँख में चला जाए तो हमारे को तकलीफ़ होती है और हम उसको पेट में डाल रहे हैं। तो वो अंदर जाके क्या कर रहा है वो सब समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रभावित तो कर रही हैं, मगर होता क्या है कि जब ये स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ती हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम समझ में आते हैं, क्योंकि हम व्यस्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने कामों में। हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हम कल कर क्या गलत रहे हैं। आज भी अगर ग्रामीण सभ्यता की हम बात करें, जो इतनी प्रिय है मुझे, कि जहाँ पर रात्रि भी जल्दी होती,
अब तो नहीं होती है, मगर पहले तो होती ही थी कि रात्रि भी जल्दी होती है और वहाँ की सुबह भी जल्दी होती है। इसके अलावा वहाँ के भोजन में वो तत्व मौजूद है जो वहाँ का एक सामान्य भोजन है। वहाँ की फसलें, वहाँ की सब्जियाँ, कभी भी किसी व्यक्ति से पूछो जिसने दोनों जीवन जिए हैं तो वो कहेगा वहाँ पर वो हरी मिर्च भी वहीं से तोड़ता है, सब्जी भी वहीं से तोड़ता है। प्रैक्टिकली आज पॉसिबल नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलग हट जाएं। हम व्यवस्थित तो रह सकते हैं। तो शाकाहारी बने हम, और मैं मांसाहार के बहुत बड़े विरोध में नहीं खड़ा हूँ, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों के इम्पैक्ट्स अलग अलग हैं। हम जब शाकाहारी भोजन करते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है? बिल्कुल, मांसाहारी होता भी सबसे लेट डाइजेस्ट है। अब हम कर क्या रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे स्टमक में, हमारे यहाँ 2 बार जो है वो फ्रेश होने की व्यवस्था है लगभग, कि एक बार हम सुबह हो जाएं और एक बार हम शाम को 5 बजे हो जाएं। जो मांसाहार करने वाला व्यक्ति है उसका भोजन किस हिसाब से डाइजेस्ट होगा? अगर वो लेट डाइजेस्ट है तो हमारे सिस्टम को तो ख़राब कर ही रहा है। और कभी भी जिसको समझ है वो रक्त का और मांस का भक्षण तो नहीं करेगा, जिसको समझ है। क्योंकि बड़ी बड़ी एक सहज सी बात है, हम सैलेड ज़्यादा खाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम मांसाहार की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में विचार तो करना ही चाहिए। अब विचार वो लोग करेंगे जो परेशान हो रहे हैं। अब परेशान होते हैं, फिर विचार करते हैं तो फिर छोड़ते हैं। जब तक छोड़ते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं, समस्याएं बढ़ चुकी होती हैं। तो समझ तो पहले आने बहुत ज़रूरी है। अगर पहले समझ आती है तो वो व्यवहारों को व्यवस्थित करती है और हम सही जीवन जी पाते हैं। मैंने अभी पीछे कहीं किन्हीं के साथ बात हो रही थी, वो भी पॉडकास्ट ही था, तो मैंने यही कहा कि हमें यूथ को और बच्चों को पकड़ना पड़े। सही बात है। अब आज के यूथ को मज़ा किस बात में आ रहा है कि वो जितनी भी रील्स आ रही हैं, जो जितने भी धार्मिक संत हैं वो कह रहे हैं, या XYZ कोई भी कह रहा हो, तो होता क्या है कि पूरे सब्जेक्ट को तो सुना नहीं, बीच में से थोड़ी सी बात पकड़ ली। अब वो रील में जो 2 मिनट बोला हम उसे पकड़ लिया हमने और पकड़ लिया हमने, किसी ने हंसी उड़ा दी और किसी ने प्रेम भी कर लिया उस बात से। दोनों ही तरह के इम्पैक्ट्स हैं। मगर आप एक बात ये समझें कि किसी भी विषय को गंभीरता से जब तक हम नहीं लेते तब तक हम समझ नहीं पाते। और अगर हम किसी भी विषय को गंभीरता से लेते हैं तब हम उस स्वरूप में समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए हितकर हो। वो खाली सुनने के बाद जब कोई गायक, कोई कवि कोई कविता सुनाता है, बहुत छोटी सी होती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, और हम तालियां बजा देते हैं तो बात समाप्त हो जाती है। ये ऐसा विषय ना हो जाए, ये हमारे दिल पर चोट करे। किस प्रकार की? स्वार्थी चोट करे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, और अगर मैं ऐसा हो सकता हूँ तो मैं क्यों ना हूँ। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहेगा? ये तो कभी अपने परिवार में, हॉस्पिटल में जाकर जब हम देखते हैं, परिवार में भी बुजुर्ग भी हो रहे हैं लोग, सब है, किसी भी व्यक्ति की वृद्धावस्था ये बताती है कि उसने अपना जीवन किस प्रकार से जिया, कि वो कितना सहज है, कितना शांत है, कितना प्रेम है उसको लोगों से, और लोग उससे कितना प्रेम करते हैं, वो बताता है। और आज वृद्ध तो हम ही ने होना है, कोई और तो वृद्ध होने आएगा नहीं। वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? हम दोष तो जनरेशन्स पे देते हैं, मगर यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार भी उसमें सहयोग कर रहे होते हैं। हमने किस भावना से समाज में अपना जीवन जिया है, ये हमारी वृद्धावस्था हमें बता रही होती है। ये इतने वृद्धाश्रम जो खुले हुए हैं, उसमें भी अगर किसी व्यक्ति का कष्ट आप सुने तो वो तड़प के निकलता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, कोई पूछता नहीं, ऐसा वैसा, क्योंकि वो भी आता रोष की दृष्टि से है। मगर एक वो वृद्ध जिसने अपना जीवन युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में सही तरीके से जिया है, वो तब तक शांत हो चुका होता है। वो शिकायत करने वाला नहीं होता, वो माफ़ी देने वाला होता है। अगर ये व्यवहार हमें पहले से मिलता तो यकीन मानिए कभी भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आपका मतलब है जो एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, ये काफ़ी हद तक खान पान पे निर्भर करती हैं, और काफ़ी हद तक खान पान पे निर्भर करती हैं और हमारे मन के व्यवहार पे निर्भर करती हैं। अगर हमारे मन में लालच का भाव है तो एंजाइटी होगी। लालच तो आदमी, इंसान तो लालची होगा ही। इंसान लालच को पैसे के उतना, अलावा भी तो हर चीज़ से हो सकता है। इंसान को उतना लालच होना चाहिए जितना लालच एक पशु को होता है। पशु के सामने भोजन आता है, उसको उतना लालच है कि मैं भोजन कर लूँ, भूख लगी। उसके लिए वो किसी से लड़ भी लेगा,
उसको सींग मार देगा, मगर अपना पेट भरने के बाद फिर चाहे उसके सामने जितना भी पड़ा हो, फिर उसे लालच का इम्पैक्ट नहीं आता। इतना लालच कर लें हम तो ठीक है, मगर हम तो उससे बहुत बड़ा लालच कर रहे हैं। हमारे पास धन की व्यवस्था बहुत है। यानी आपका कहने वाला लालच अच्छी तरफ का होना चाहिए। अच्छी तरफ का मतलब लालच उतना हो जितनी आवश्यकता है। आप एक सीमा से अधिक लालच करने लगें तो आज जिस व्यक्ति के पास 10 करोड़ हैं वो 50 की इच्छा रख रहा है, 50 वाला 100 की रख रहा है, 100 वाला सीधा 500 की रखता है। वो 100 के बाद 150 नज़र नहीं आते उसको। तो लालच तो बढ़ रहा है, मगर वो धन खाया तो नहीं जा सकता ना। हमारी मूलभूत आवश्यकता भोजन है, हमारी मूलभूत आवश्यकता हमारे सारे प्रियजन हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे व्यवहारों में मेरे साथ हैं। तो मैं उनके साथ उनको कमाऊँ ना, मैं धन कमा रहा हूँ। और धन कमाना गलत नहीं है, मगर उन सब के साथ कमा लूँ, लालच तो ना करूँ। एक पशु बंदर है। अब वो बंदर ऐसा है कि वो अपनी भूख के बाद, खाने के बाद सब कुछ उजाड़ जाता है, गिरा देगा, अव्यवस्थित कर देगा। एक पशु गाय है जो अपने भर का खा के चुपचाप आगे चल देगी। एक पशु बंदर है जो छेड़ लेगा, परेशान करेगा। और एक पशु गाय है जो अगर सीधा जा रही है और आगे से कोई कार आ रही है तो पशुओं में गाय ही एक ऐसा पशु है जो रास्ता अपने आप छोड़ता है सामने से आते हुए। उनके अंदर भी विकार पैदा हो गया, पॉलीथीन खा के, कागज़ खा के। जब उनको भी व्यवस्था नहीं मिल रही है तो वो भी बैठी होती हैं, तो उठ ही नहीं पाती हैं, ऐसी स्थिति उनके साथ भी आ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर ये बात सुनिश्चित है कि गाय के पास वो बुद्धि है। क्यों है? कोई भी ऐसा पशु बताइए जिसके पास इतनी बुद्धि हो जितनी गाय के पास है, तभी उसको मानव समाज में स्वीकार भी किया गया है। और गाय ही वो पशु है जो कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं देती किसी को। कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है, सुनने में आता है कुत्ता काट गया, मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, मगर गाय कभी किसी को नुकसान देती हुई, गाय ने सींग मारा हो ऐसा नहीं। अगर कभी यदा कदा ऐसा हुआ भी हो तो उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा प्रहार उसके ऊपर किया हो या इस प्रकार का भाव, तो अलग कभी ये घटना हो सकती है अपवाद स्वरूप, वैसे नहीं है। तो इसका मतलब गाय वो जो शाकाहार, शुद्ध शाकाहार जिसको मिल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो अगर मानव जिसके पास बुद्धि का इतना बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने दी है, अगर वो शाकाहारी होगा तो वो कितना बुद्धिमान होगा। तो एक तो शाकाहार की बात हुई, मगर मैं शाकाहार से अलग हटूंगा। कारण ये है कि ये विषय आगे चला जाएगा, मगर हमें अपने खान पान की व्यवस्थाओं पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि हम उस प्रकार का भोजन करें जो हमें शांत रखता हो। हम अगर सहज भोजन करते हैं, हल्का भोजन, हल्के से मतलब मेरा स्वादिष्ट ना होना नहीं है। कई लोग लौकी तोरी से परहेज़ करते हैं, भाई नहीं खाना, ये क्या है, और बच्चे को खिलाओ तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मेरा हल्के का मतलब लौकी तोरी नहीं है। मेरा हल्के का मतलब ये है कि जल्दी डाइजेस्ट होने वाला, सादे भाव का भोजन हो, थोड़ा फाइबर कंटेंट हो। दिन में एक समय अगर भारी खाया है, अगर हमें लगता है हमें पराठा ही खाना है, हमने दिन में खा लिया, रात के समय हम थोड़ा सा उसे हल्के स्वरूप में कुछ भोजन करें। दूध पीना चाहिए, हम दूध की जगह कुछ और पीने लगे, उसके साथ दूध का कोई मैच ही ख़त्म हो गया, व्यवहार ही बदल गया ना जी। और दूध के भी वास्तविक स्वरूप से हटके वो शेक्स में तब्दील हो गया, उसके बीच में भी कंटेंट मिलाए जाने लगे। तो वो सब मिलाने से दूध का भी जो सीधा इफेक्ट इंटेस्टाइन सिस्टम पे जाता है वो कमज़ोर हो गया। नहीं, अब तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो स्टडीज़ और रिसर्च के हिसाब से कहते हैं, तो सही और है मैं या मन गलत के है? हिसाब से कह रहा हूँ। रिसर्च और स्टडीज़ के रिजल्ट्स हर 5 से 10 साल में बदल जाते हैं। ऐसी एक भी रिसर्च और स्टडी बताइए जो स्टेबल रहती हो। नहीं, अब जैसे अब ये थोड़ा सा हम विषय से हट भी रहे हैं। अब कश्मीर है, जैसे कश्मीर का पानी ज़्यादा सही नहीं है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता। वहाँ के लोगों को समझाया जाता है कि आप बॉयल करके पानी पीजिए। तो वो स्टडी जब पहले थी वो आज भी है। कश्मीर के लोग का मतलब है पहाड़ के लोग, जी। पहाड़ के लोग का मतलब है चलना फिरना ज़्यादा। अब व्यवस्थाएं बदल गई, चला फिरा जा नहीं रहा। हेल्दी वाटर था वो अपने आप में ही पानी में ताकत थी। अब वो पानी, ताकतवर पानी पिया तब जाता था जब वो काम करते थे उतना, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो सब व्यवस्था तो बदल गई। अब वो सारे आ गए कार में, स्कूटर पे, बाइक पे, वॉटएवर एनी चीज़ों पे। फिजिकल मूवमेंट कम हो गया। डाइजेस्ट पानी को करने के लिए भी तो शरीर में क्षमता चाहिए।
जिस भी जगह पर जो पानी मिल रहा है वो बुरा नहीं है, वो पानी ही वहाँ की रेमेडी थी, मगर हमने उसके लिए उतना काम करना बंद कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पानी है ऋषिकेश में, वो पानी को भी हैवी वाटर कहते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर भी सेम समस्या है, बॉयल करके पिएं, बिस्लरी पिएं, फ़िल्टर लगाएं, सब कुछ बातें हो रही हैं। मगर मुझे एक बात बताइए, घुटने की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, बोन्स के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, अभी बढ़ रही हैं, पहले तो नहीं थी। और जो पुराने आज भी बुज़ुर्ग 80 साल के होंगे, वो घुटने के घुटने के भार के ऊपर पहाड़ पर तो बैठते हुए मिल जाएंगे, मगर उनसे यहाँ पर नहीं बैठा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो अभी भी उतना काम कर रहे हैं, उनका अभ्यास उतना है। मतलब हम लोगों ने फिज़िकल मूवमेंट को बहुत इग्नोर किया है, और अगर फिज़िकल मूवमेंट को अडॉप्ट भी किया तो वो जिम के रास्ते अडॉप्ट कर लिया। जिम में जब हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो भी अपनी बॉडी के मेकअप के लिए हो रही होती हैं कि इससे ये मसल स्ट्रांग हो जाएगी, इससे ये मसल स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी लुक्स ऐसी हो जाएंगी। मगर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वो तो किसी को पता भी नहीं है। और इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज परमात्मा ने स्वाभाविक स्वरूप में हमारी दिनचर्या में दी है कि हम अपने सारे कामों को अगर स्वयं करना शुरू कर दें तो वो समस्या समाप्त हो जाती है। फिर भी आज एक बात कह रहा हूँ, किसी भी एक्सरसाइज को अगर हम ना भी कर पाएँ तो हम अगर वॉक, फ्री वॉक, ट्रेडमिल पर नहीं, फ्री वॉक जो प्लेन हम कर रहे हैं, अगर हम वो वॉक प्लेन फुटवेयर जिसका सोल प्लेन हो, मतलब हील बिल्कुल भी ना हो, और वो कंफर्ट वाले बिना शूज़ हमने पहने हो, और हम कम से शुरू करें 10 मिनट से, और उसके बाद बढ़ाते हुए उसे आधे पौने घंटे तक ले जाएं, और हम उस वॉक को करने लगें, तो आप यकीन मानिए हमारे फिज़िकल जो भी मूवमेंट्स हैं अंदर होने वाले ऑर्गन्स में, वो सारे व्यवस्थित होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक भी ऑन कैमरा नहीं कही है, मगर आज कह रहा हूँ। किसी भी डॉक्टर से जुड़ा हुआ जो समाज है वो इन सब चीज़ों को सुनकर ज़्यादा खुशी महसूस करेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के कष्ट भी महसूस करता है। वो चीज़ तो है स्पेक्स के बारे में, उस पर वापस आता हूँ, मगर एक पूरी 2-4 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। मतलब मैंने अपने जीवन में 8 साल बीपी की मेडिसिन टेल्मा AM40 खाई है। वो अगर मैंने 8 साल खाने के बाद आज से 4-5 साल, 4.5 साल पहले छोड़ी है, और छोड़ने के एक हफ्ते बाद 120/80 मैंने मतलब बीपी मेजर भी किया था। मैंने बताया मैंने पिछले 5 साल में ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। इसके अलावा मैंने पिछले साल में सिर्फ 4 कॉम्बीफ्लेम्स खाई हैं, इसके अलावा नहीं। वो भी तब खाई हैं जब ये पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था, फर्स्ट इन माय लाइफ। तो मैं आकर बैठा, मुझे उस दिन 2 फीवर था, तो एक दिन पहले 2 खाई थी, एक उस दिन सुबह खाई, एक उस दिन शाम को खाई, कि खाई लो। फीवर में ही बोल गया, फर्स्ट टाइम, कुछ था नहीं। तो कोई सज्जन आगे बैठे थे, उन्होंने कहा इस तरीके की बात, उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछे थे। ये एक इत्तेफाक है जो परमात्मा ने बनाया। परमात्मा का प्रेम किसे कहते हैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछे और वो सवाल नोट डाउन किए कि नेक्स्ट टाइम इस पे बात करूँगा, अभी इस पे बात की। तो बात कैंसर के ऊपर हो रही थी कुछ, तो उन्होंने मुझसे कैंसर के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई कैंसर के हॉस्पिटल्स तो बहुत अच्छी बात है, चैरिटी भी अच्छी है, होना चाहिए, मगर एक वैचारिक हॉस्पिटल भी बनने चाहिए कि कैंसर क्यों हो रहा है, तो वैचारिक ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। अब मैंने चाइनीज़ सॉसेस की बात की है। आप यकीन मानिए लीकर जितना हार्म करता है वो परसेंटेज ज़्यादा है, मगर चाइनीज़ सॉसेस भी उसकी एक परसेंटेज में तो अंदर जाके इंटेस्टाइन को हार्म कर ही रही, मगर हम इससे बच नहीं पा रहे हैं। कारण जीभ का टेस्ट, जीभ के सेल्स एक बार बर्न हो जाते हैं उसको खा के, तो उसके बाद वो और उससे शार्प खाने की इच्छा रखते हैं। एक ड्रिंक पीने के बाद, एक ड्रिंक व्यक्ति कहता है कि मैं एक ड्रिंक इसलिए लेता हूँ कि मैं हेल्दी हो जाऊँ, अच्छी ईटिंग हो सकती है उससे। अब वो माना 30 ml लेता है एज इन मेडिसिन, मगर क्या वो हमेशा 30 ml पे रहने वाला है? वो 30 से कब 60 में आया? कुछ लोग ऐसे होंगे भी जिनकी मानसिक जागरूकता ऐसी है कि वो उस पर रुकते हैं, मगर बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा तबका वो 30 वाला कब 300 पे पहुंच गया किसी को पता नहीं लगा। और वो जब 300 पे पहुंचा तो वो विचारधारा कहाँ गई जिसकी वजह से उसने शुरू किया था।
मेरे पास एक व्यक्ति आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है आया था, तो उसने कहा कि मैं ना बियर पीने लगा, वो मेरे को स्टोन हो गया था, डॉक्टर ने कहा बियर पीनी शुरू कर दो। डॉक्टर मतलब सारे ऐसे नहीं हो सकते, डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, बट एक बात बता रहा हूँ, बियर पीनी है तो पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस वजह से डॉक्टर ने कहा वो बियर भी 4% वाली भी होती है और 12% वाली भी होती है, दिमाग सबके अपने हैं, व्यवहार सबके अपने हैं, हमारा मन चला किस दिशा में जाता है हम समझ नहीं पाते। तो ये वो समस्या है जिसकी वजह से आज विकृतियाँ बढ़ रही हैं। गैस शरीर में क्यों बनती है? गैस बनने का कारण क्या है? हमारी इंटेस्टाइन सिस्टम जो है वो इस तरीके से हिलता रहता है, पूरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स एवरी टाइम मूव कर रहा है। वो मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो वर्क में रहते हैं एवरी टाइम, और अगर वो वर्क में रहते हैं तो उनसे कोई रस निकलता रहता है अंदर। वो रस जो निकलता रहता है वो एंजाइम्स हैं जो एवरी टाइम डाइजेशन को मेंटेन करते हैं। जैसे ही हम कोई फास्ट फूड काइंड ऑफ तेज़ मसाला या मैंने चाइनीज़ की बात की या इस प्रकार की चीज़ लेते हैं, तो जो उसकी डायरेक्ट टच में आने वाली लेयर है वो हर्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और फिर वो एंजाइम जो है नहीं निकल पाते। अब वो एंजाइम निकल नहीं रहे, हम सिर्फ मुंह में आने वाली लार के ऊपर बात करते हैं, मगर वो लार खाली जिह्वा से नहीं आ रही है, हमारी टंग से नहीं आ रही है, वो लार पूरे इंटेस्टाइन सिस्टम में निकल रही है। जीभ में अलग टाइप की है, उससे नीचे अलग, उससे नीचे अलग, उससे नीचे अलग, मतलब उसमें जो भी केमिकल आ रहा है निकल के वो अलग अलग आ रहा है, जो फूड को डाइजेस्ट करता हुआ नीचे लेकर जा रहा है। और जैसे ही हमने उसको हर्ट किया, यानी कि वहाँ से वो स्पंदन तो हो रहा है मगर उसमें वो रस निकलना बंद हो जाता है। जैसे ही कोई बहुत ज़्यादा तीखा खाया जाए, बहुत ज़्यादा तीखा, थोड़ा नहीं, थोड़ा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा तीखा खाया जाए, या ये जो सॉसेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें हैं, मैं मांसाहार की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं लीकर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब हम खाते हैं तो खाने के बाद ये स्थिति बन जाती है कि हमारे अंदर का जो भी व्यवहार है वो हमें परेशान करने लगता है, और जब वो हमें परेशान करने लगता है तो सिस्टम फिर बदल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा बदल जाता है। अभी जिस प्रकार मैं यहाँ आकर बैठा, और मैं जब यहाँ आकर बैठा तो मैंने पानी के लिए जो है वो विचार किया कि मैं बोलते वक्त बीच में पानी पी पाऊँगा या नहीं पी पाऊँगा। तो मन में एक भाव आया कि पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हम ज़्यादा बोल चुके होते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कई लोग ऐसे हैं कि वो सुनते हुए भी उनको पानी की आवश्यकता पड़ रही है, वैसे में। तो जीवन का एक व्यवहार है, ये हमें क्या बता रहा है? इसका मतलब हमने आज सुबह नाश्ते में जो कुछ खाया हो वो अंदर से पानी की डिमांड कर रहा है। कुछ यहाँ पर लाइट्स भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो होती ही, तो वो भी हमें हीट प्रोवाइड कर रही हैं, उसकी वजह से पानी की इच्छा हो रही। तो ये सारे वो व्यवहार हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हम अपने जीवन की तैयारी कैसे करें। मैं वृद्धावस्था की तैयारी की बात कर रहा हूँ, भोजन की बात कर रहा हूँ। जब हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम जो वो उसमें वाइब्रेशन हर वक्त होती रहती है तो वो अंदर से वो रस निकलता रहता है। जब वो रस निकलता रहता है तो वो हमें वहाँ पर लेकर आता है जहाँ आने के बाद हमें कभी भी गैस नहीं बनती। वायु क्यों उठती है? जिस वक्त वो अंदर से रस निकलने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो भोजन को पचाता नहीं है उस स्वरूप में, तो वो वायु बनने लगती है। अब वो वायु जब बनती है तो उसका बैड इफ़ेक्ट आपको बताता हूँ क्या है। ये गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा अहम डिपार्टमेंट है जो पूरी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे ही वो वायु बनी, अब वो वायु बननी ही नहीं चाहिए पहले तो, अगर वो बनी तो वो फिर ऊपर उठती है। वायु का स्वभाव है वो ऊपर आती है, ऊपर आती है तो वो हार्ट, थ्रॉट, दिस पार्ट, सिर में दर्द, भारीपन, आँखों में भारीपन के स्वरूप में उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम तब भी नहीं समझते और वो चीज़ बढ़ती चली जाती है तो फिर वो वायु बोन्स में भी इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती है, और हमारे सारे सिस्टम पे जो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसके जो जॉइंट्स हैं
उनके बीच में ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। ये वही वायु है जो पेट से उठी है, ये कहीं और से नहीं आ रही। और वायु की वजह से ही रक्त संचरण भी होता है शरीर में। अब वो वायु रक्त संचरण के साथ साथ, क्योंकि वो वायु विकृत है, जो चाहिए वो वाली नहीं है, वो गर्म वायु है जो पेट से उठी है, तो वो जॉइंट्स में जगह बना लेती है। पहले कम, बाद में ज़्यादा, वो बढ़ता चला जाता है। जॉइंट्स पेन आ जाते हैं। जॉइंट्स पेन पर भी अगर बात समझ में नहीं आती किसी की, तो वो हमारी बोन्स में भी जगह बना लेती है। कईयों को जॉइंट्स में पेन होता है, मगर कईयों को आपने कहा होगा इस बोन में दर्द हो रहा है। इस बोन में दर्द होने का मतलब वो बात और आगे बढ़ चुकी है। अब ये कितनी बड़ी बात है जो बुढ़ापे में हमें तोड़ देगी। जवानी में तो फिर भी थोड़ा समय हम निकाल लेंगे, हालांकि उसमें भी परेशानी बहुत होती है, मगर वो तोड़ देती है। अभी मुझे हल्का सा डकार आया बोलते वक्त, ये डकार का आ जाना तो ठीक है, निकल गई, मगर अगर ये डकार के माध्यम से तब नहीं निकलती जब इसमें गर्माहट और ज़्यादा होती है, विकृत तत्व और ज़्यादा होते हैं, तो बॉडी के और हिस्सों में चली जाती है। आप इन सब बातों के महत्व को समझें तो उसका सही इम्पैक्ट हमें समझ में आए कि हम वास्तव में जीवन में कर क्या रहे हैं। डॉक्टर अपनी कमाई के लिए काम ज़रूर कर रहा है, मगर कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक ना हो। और ठीक करने का माध्यम ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन ही हो हर वक्त, वो सजेशन भी हो सकता है जिसको गंभीरता से दिया जाए। औषधि को प्रेम स्वरूप हल्का सा देना चाहिए और प्रिकॉशंस को बहुत गंभीर बना के बताना चाहिए कि आप ऐसा ही करें। तो अगर उस डॉक्टर के पास जाके पेशेंट ठीक होता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ये मेडिसिन्स बहुत कम देते हैं, मगर वो क्लास पूरी ले लेते हैं और मेडिसिन कम देते हैं। अगर डॉक्टर्स के मन में भी ये प्रेम का भाव अपने पेशेंट के लिए हो कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और उनको इंसर्ट ना करें जो फ्यूचर में इनको परेशान करेंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाएं। डॉक्टर का मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो पेशेंट की रिपोर्ट्स देख के उसको मेडिसिन लिख के उसको विदा कर दे। वास्तव में हर डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट है, एक प्रेम का पिता है। उस पेशेंट के लिए जब भी कोई डॉक्टर प्रेम से बात करता है तो उसका प्रभाव पेशेंट के मन के ऊपर सूक्ष्म रूप से इतना सुंदर पड़ता है कि वो वहाँ से उठ के आने के बाद अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है। मगर आज क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ रही है, तो डॉक्टर्स बनते हैं तो वो कमाना भी चाहते हैं और उनको कमाना चाहिए भी, मगर फिर भी एक पिता वाला भाव अपने पेशेंट के लिए ज़रूर रखना चाहिए। पिता वाला भाव। डॉक्टर 25-30 साल का भी हो सकता है। 30 साल का डॉक्टर 60 साल वाले व्यक्ति के ऊपर भी अपने बच्चे वाला भाव रखकर उसको अगर प्रेम पूर्वक समझाता है तो बात समझ में ज़रूर आती है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये जो गैस का विषय है, जो वायु उठती है, ये कहाँ कहाँ जाकर दुष्प्रभाव छोड़ती है वो मैंने आपको बता दिया। मैं ये सब चीज़ें कहने में क्यों अपने आप को सक्षम पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो L2, 3, 4, 5, 6 बोला जाता है सब सारा कुछ, मैं उतनी गहराई में तो नहीं गया, मगर मैंने अपने स्पाइन के 2 पॉइंट्स पे पेन को आज से 10 साल पहले लगभग 2 साल सहा है। मगर पता नहीं मेरे मन में क्या था कि मैं यही सोचता रहा कि मैं दिखाऊंगा नहीं। वो एक समय आकर इतना बढ़ा हुआ था कि मैं MRI के लिए गया, उस मशीन के अंदर गया, पुरानी बात बता रहा हूँ। जब उस मशीन के अंदर गया तो पता नहीं क्या मन में एक भाव बना, मैंने नॉक किया, वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला सॉरी मैं नहीं करा पाऊँगा, आप मुझे निकालो। जब उन्होंने निकाला तो मैंने बाहर आने के बाद एक निर्णय मन में हुआ इस प्रकार का, परमात्मा प्रेम से ही इस प्रकार की हठी निर्णय आता है कि जीवन में कभी भी अब ये सब नहीं करना है। और मैं वहाँ से उठ के आ गया वापस, और पता नहीं उसे एक भावना आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि अगले 15 दिनों में बिना MRI के वो दर्द साफ हो गए जो मैं 2 साल से भोग रहा था। इच्छा शक्ति आपकी। इच्छा शक्ति नहीं, मैं तो इसे परमात्मा का प्रेम कहता हूँ, क्योंकि हमें चलाने वाली वो चेतना हर वक्त हमें मार्ग दे रही है, मगर हम ले नहीं पाते। उसके लिए हृदय का इतना द्रवीभूत होना, यानी कि तरल होना, यानी कि सरस होना, यानी कि रसदार होना इतना आवश्यक है कि वो रस हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर हमें ठीक कर देता है। ये है वो प्रेम उस चेतना का
कि अगर हम द्रवीभूत हुए, आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस समय प्रेम अतिरेक में महसूस होता है तो शरीर का ना पुलकित होना कहते हैं, जैसे हल्की सी वाइब्रेशन सी शरीर में हो जाती है। आज तो हम उस स्थिति में आ गए कि वो वाइब्रेशन महसूस ही नहीं कर पा रहे, लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मगर वो वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। ये वो रस है जो शरीर के हर अंग में पहुँच जाता है और उस स्थिति में हमें लेकर आता है जहाँ आने के बाद ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और ऑटो हीलिंग वो हीलिंग है जो बिल्कुल परफेक्ट होती है। मुझे बैठे हुए मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अपने ना इस हिस्से को दबाता हूँ। कई बार कई लोग देखते होंगे वैसे ही मन में भाव आता है जो ठीक भी है, वैसे ही कुछ होता है वो दबाना शुरू कर देते हैं। कई लोग इस प्रकार से हाथों को करना शुरू कर देते हैं बिना कारण के। ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं मेरी भावना को, क्यों करना शुरू कर देते हैं? किसने कहा उनसे? दिमाग में। इंटेंशनली ना करें मगर स्वाभाविक रूप से ऐसा क्यों करने लगते हैं? आपको मालूम है हमारे जितनी भी जॉइंट्स में वायु है शरीर में, वो किसी ना किसी माध्यम से निकल जाती है। ऐसे किया, इस प्रकार किया, कभी बैठे हुए हाथ इस प्रकार से कर दिया किसी, मतलब अंदर से प्रेरणा होती है, हमें पता नहीं लगता, बट वो भी एक ट्रीटमेंट है। मगर वो किसको मिलता है? जो शांत मन व्यक्ति है। वो बैठा हुआ है थोड़ी देर से, अचानक उसके मन में कोई भाव आएगा, वो उठेगा और कुछ करने लगेगा। आपने कई बार देखा होगा कई लोग बैठे हुए ना कहीं रगड़ के मैल ही हटा देते हैं शरीर से, कहीं पर भी किसी हिस्से में ना ऐसे रगड़ने लगेंगे कुछ। हर जगह पर जॉइंट से वो भाव बनता है अंदर प्रेम का, परमात्मा का। वो ऑटो ट्रीटमेंट है, वो एक्यूप्रेशर सब चलता रहता है प्रकृति में। कई बार खड़े होते हैं तो पंजे के बल खड़े होने की इच्छा होती है, थोड़ा अपने शरीर को उठाने की स्वाभाविक रूप में। एक तो वो योगासन है जो करवाए जाते हैं, मैं स्वाभाविक बात कर रहा हूँ, हम पंजे पे खड़े हो जाएं। कई बार एड़ी पे खड़े होने की इच्छा होती है। ये वो लोग समझते हैं जो सुबह ना हल्के भाव से वॉक कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लोगों के बीच में नहीं होते, नहीं तो सामने वाला कहेगा कि ये पागल है। मगर हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करने लगते हैं, ये कैसे संभव है? ये भी ऑटो हीलिंग सिस्टम है सारे का सारा, सब कुछ ठीक कर रहा है, मगर कर किसका रहा है? जो बैठा तो हो शांति से। वास्तव में जीवन मिला किस लिए है? आप मुझे एक बात बताइए, जितना मर्जी धन कमाने की दौड़ में व्यक्ति लगा रहे, अगर जब भी वो व्यक्ति 60 साल क्रॉस करता है, 65 में पहुंचता है, तो उसका धन से आकर्षण समाप्त हो जाता है। और आकर्षण समाप्त होने के बाद उसके अंदर से ये भाव ज़रूर आता है कि मैंने किया क्या, ये करता क्या रहा। करता क्या रहा, क्योंकि वो उस जुनून में करता रहा। करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा भी, हमेशा सारा जीवन करता रहूँगा। हमारे फादर कहा करते थे कि मतलब ही इज़ अलाइव एंड विद मी, वो कहा करते थे पहले कि मतलब इतना धन हो जाए तो कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा हो जाए बस इतना हो जाए तो कुछ करना ही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को लागू किया तो उन्होंने रिटायरमेंट बड़ी जल्दी हो गया उनका बिजनेस से। और मैं हमेशा कहता था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का जो अंतिम दिन, इस शरीर के जीवन का अंतिम दिन है, मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। काम छोड़ने का क्या मतलब? काम छोड़ने का मतलब तो व्यवहार छोड़ना है, और व्यवहार छोड़ने का मतलब है रुग्ण हो जाना, बीमार हो जाना। मन का लगा रहना भी बड़ा ज़रूरी है। खाली मन, वो खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावतें जो पुरानी बनी है, कुछ ना कुछ कारण होता है। अब वो खाली मन जो है वो करेगा क्या? विकृत होना शुरू हो जाता है, किसी भी एक चीज़ को देखना शुरू कर देता है। पहले ये कहा जाता था कि औरतें बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, उनका बहुत बातें करने का स्वभाव है, निंदा चुगली का भी भाव उन्हीं के ऊपर ज़्यादा कहा जाता था। पहले की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके पास समय होता था तो वो चीज़ ज़्यादा होती थी। समय ही नहीं होगा तो ये सब बातें भी कम होंगी। मन का भी व्यस्त रहना ज़रूरी है, मगर उस स्थिति तक जहाँ तक कि खाली समय भी मिले, मगर हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। अब हम गीता की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण ने योग की बात कही है। ज़्यादा खाने वाला भी दोषी, कम खाने वाला भी दोषी, क्रोध भी गलत, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो संतुलन तो जीवन में आवश्यक है। अब खेलने में मज़ा आता है तो सारा दिन खेलता रहूँ, वो भी गलत हो जाएगा। और आराम करने में आराम मिलता है तो सारा दिन बैठा रहूँ तो भी रुग्ण हो जाऊँगा। तो व्यवहार तो व्यवस्थित चाहिए। व्यापार, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, जो भी हम कहते हैं, साइंटिस्ट के लिए रिसर्च, जो भी है करना बड़ा ज़रूरी है, मगर व्यवस्थित तरीके से। 6 घंटे काम के, 8 घंटे काम के, 10 घंटे काम के, 12 घंटे काम के, ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से।
मगर जुनून हर वक्त वही वही वो बीमार कर देता। मतलब अपने लिए समय का मतलब ही है शांति। कोई लोग कहते हैं ना अपने लिए भी समय निकालो। अपने लिए समय का क्या मतलब है? अपने लिए समय निकालने का अर्थ ही है शांति, शांत बैठना। वही तो होता है अपने लिए समय निकालना। या मूवी देखने चले जाना, अपने लिए समय निकालना। आप बताइए, जब मूवी भी बैठ के देखी जाती है जिसमें वायलेंस नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन देने वाले कंटेंट्स नहीं है, एक हल्के पन की कोई मूवी होती है जिसमें मज़ा आता है देख के ना, लाइट, जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो हम उस मूवी में खो जाते हैं। वो भी तो एक सूक्ष्म स्वरूप ही है मन की शांति का। मगर आज उस तरह के कंटेंट्स ही अवेलेबल नहीं। मतलब हमने जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको एक्सेप्ट कब किया? कवि, हास्य कवि बहुत फेमस हुआ करते थे पहले। कोई पत्नी के ऊपर बात करता था, वो भाई के ऊपर, वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने भाई के ऊपर बात करते थे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का उपहास भी ना हो जाए। उसमें कितनी मर्यादा थी। उसके बाद अब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आए, इन्होंने गाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बीच में। अब ये गाली जो देते हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। उससे गाली देने वालों को बढ़ते हुए जब लोगों ने देखा तो लोगों के मन में आया कि हम तो कुछ अश्लील कंटेंट ही बोल देते हैं। वो और ज़्यादा एक्सेप्ट होने लगे। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ है वो तो आपने देख ही लिया। तो ये विचारों की विकृति है, कहाँ ले आती है। हम प्रसन्नता या हंसी की बात कर रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर रहे हैं, हास्य कवि की बात कर रहे हैं, जो मन को हल्का करे, ना कि किसी दूसरे रास्ते पे बढ़ा दे। तो आज तो वो हास्य का जो विषय है वो भी दूसरे रास्तों पे बढ़ गया। कभी कोई आप शो अगर देख रहे हैं जो किसी भी तरीके का लाफ्टर शो ही हम कहते हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें भी जो ऑडियंस बैठे हैं, जो और लोग हैं साथ में, उनकी हंसी भी उड़ा देता है। शो को जो एंकर है वो उनकी भी हंसी उड़ा देता है। कई बार उसके गेस्ट होते हैं, उनसे भी कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है। कुछ साधु लोग भी जो है लाफ्टर शोज़ में जाने लगे, वो उनसे भी अपनी ही बुद्धि के हिसाब से सवाल पूछ लेता है और वो भी जवाब दे देते हैं। मर्यादा का निर्वहन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे प्योरली, मैं अगर भगवे वस्त्र पहन लूँ या साधु वाले वस्त्र पहन लूँ, किसी भी प्रकार के साधु के वस्त्र पहन लेता हूँ, तो फिर तो मुझे मर्यादाओं का बहुत पालन करना पड़ेगा। मुझे अपने शब्दों पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं किस जगह पर जा रहा हूँ मुझे वो भी विचार करना पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा ही मैं किस स्थान पे जाके बैठूँ। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसी तरीके से विचार व्यक्त कर लें। अब मैं तो कहता ही हूँ कि मैंने जीवन में सब कुछ किया है, मगर करने से जो अनुभव किया मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये कहना आसान हो जाता है, मैं आप जैसा ही हूँ, हम सब एक जैसे हैं। बिल्कुल। मन में विचार आते हैं, समाज में रह रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत तरीके की हैं, बहुत जगह हम आए गए हैं। आज मैं जिस स्थिति में, जिस अवस्था में हूँ, तो मैं तो सब प्रकार के जीवन जी कर ही आया हूँ और सब जगहों पर भी गया हूँ। सामान्य व्यवहार रहे हैं सारे जो भी थे, मगर उसमें हम कितना बच के निकल आते हैं, कितना डूब जाते हैं, या स्पर्श करके आते हैं, या चख के आते हैं, या थोड़ा अनुभव करके आते हैं, हर एक का अलग अलग विषय है। मगर बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं ये बड़ा आवश्यक है। आज विषय फिर आगे बढ़ जाता है, मगर मानसिकता का भी प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब हम एक हास्य कविता हल्के भाव की सुनते हैं तो हंसी आने के बाद, सुनने के बाद जब हम उठ के जाते हैं तो भाव अलग बनता है। जब हम हार्ड कंटेंट सुनते हैं, हार्ड कोर कंटेंट सुनते हैं, जो ब्लैकआउट रूम में सुनते हैं, उस प्रकार की बातें सुनते हैं, तो जब हम उठ के आते हैं तो हम हल्के नहीं होते, हम कुछ और ले आते हैं वहाँ से साथ में, और वो हमें और भारी कर रहा होता है। गए तो थे हम अपने आप को हल्का करने के लिए, मगर हम हल्के हुए नहीं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे इंटेस्टाइन सिस्टम पे सबसे पहले पड़ता है। इंडाइजेशन जब शुरू होती है तो उसके बहुत सारे कारण हैं, फूडिंग भी है और थॉट्स भी हैं। कई बार व्यक्ति का भोजन बिल्कुल ठीक होता है, मगर उसके बावजूद उसके पेट में गैस बनने लगती है। वो मन का प्रभाव है जो वहाँ बोल रहा होता है। वो पेट में गैस क्रिएट एंजाइटी,
घबराहट महसूस करने लगता है व्यक्ति, बेचैन होने लगता है, परेशान होने लगता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना, गर्मी भी उसे बहुत जल्दी लगने लगेगी, बड़ी गर्मी है, और वो बड़ी सर्दी है भी बहुत जल्दी कहने लगेगी। उसके अंदर धैर्य की वास्तव में कमी आ जाती है। वो कोई छोटी सी शरीर की परेशानी में भी एकदम बेचैन हो जाता है। एंजाइटी, ये सब एंजाइटी कैसी है? वो गैस दिमाग पे असर कर रही है जो पेट से उठ रही है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान को व्यवस्थित रखें, उस प्रकार का रखें जिससे हमारे पेट में ठंडक बनी रहे। ठंडक का मतलब उतना टेम्परेचर रहे जितना बॉडी का एक्चुअल में होना चाहिए। जब भी हम कुछ भी एसिडिक अंदर डालते हैं तो उससे वो टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वायु उठ के दिमाग पे असर करती है। जब वो दिमाग पे असर करती है तो उससे एंजाइटी होने लगती है, और एंजाइटी दिमाग पे असर होने का मतलब है डाइजेशन सिस्टम पे के साथ रिलेट हो रहा है। दांतों के लिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जितनी भी कैविटी और कट्स दांतों में आते हैं, उन सब के आने का कभी भी आप किसी डॉक्टर से पूछिए, डेंटिस्ट से, वो बोलेगा एसिडिटी की वजह से है। तो इसका मतलब पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ, हर ऑर्गन कनेक्टेड है। एसिडिटी होते ही दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। हम समझ ही नहीं रहे उस बात को। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितनी भी बात कर ली जाए वो कम है, मगर फिर भी हम भोजन को व्यवस्थित रखें और अपने विचारों को व्यवस्थित रखें किसी भी स्वरूप में, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था स्पेक्स की बात का, कि मैं इस विषय में बाद में बात करूं। आप जो मैं अब कहने जा रहा हूं, स्पेक्स लगाते थे पहले? हाँ, मैं पहले स्पेक्स लगाता। आपने मुझे बहुत, मैं 17 साल की उम्र से स्पेक्स लगाता था। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने स्पेक्स उतार के एक दिन अपने ऑफिस की टेबल पर रख दिए कि मेरे सामने मेरी एसोसिएट बैठी हुई थी, और उसके सामने रख दी कि आज के बाद नहीं लगाऊंगा। मेरा दूर का नंबर 2.5 और रीडिंग का नंबर 3, और मैंने स्पेक्स उतार के रख दी। पता नहीं कौन सा वो भाव मेरे मन में उठा। मैं जब स्पेक्स लगा के एसी कार में बैठा हूँ और बाहर निकलता था तो वो सारा ना फॉगी हो जाता। बड़ा अजीब सा लगता था, ये किस प्रकार की स्थिति है जीवन की जिसमें हम जी रहे हैं। बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग आती। तो मैंने आज से 1.5 साल पहले स्पेक्स उतार के रख दी। ये देखिए, ये नॉर्मल केस नहीं है, समझिएगा। इसीलिए मैं बार बार परमात्मा के प्रेम की बात करता हूँ। तो ये नॉर्मल केस नहीं है, मगर मैंने स्पेक्स उतार के रख दी। और जब मैंने स्पेक्स उतार के रखे, बिलीव करिए, उसके बाद ना एक दिन, आज से 5-6 महीने पहले वो पड़े हुए दिख गए। तो लगा के देखा तो लगा तो नहीं पाया, वापस रखने ही थे, जस्ट वैसे ही जैसे बच्चे नहीं लगा लेते हैं वैसे लगा के देखा। उसके 4 दिन बाद मैं 350 किलोमीटर की ड्राइव पे गया था। वन साइड 350 किलोमीटर्स वन साइड, जाना और आना किया। जब पहुंचा तो मेरे को हेडेक हो रहा था ज़बरदस्त, और मैंने होटल के रूम में ही 1 घंटा आधा घंटा में बैठा रहा। उसके बाद मैं अपने काम पे गया। वापस आते वक्त वो पेन 25% था। वो मेरे साथ है, हर कोई इस चीज़ को ट्राई ना करे, मगर मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने जीवन की वो घटना बता रहा हूँ कि परमात्मा प्रेम या शांत मन का जो, जिस रस की मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो रस सब जगह जाके ठीक करने लगता है। तो वही ऐसे विचार भी बना देता है। मैंने कोविड के दौरान मास्क का उपयोग नहीं किया, ऑफिशियली गलत है, मैं इस चीज़ को भी स्वीकार कर रहा हूँ। मतलब गलत है, मतलब गलत है। तो पब्लिक प्लेस में जाने पर या फ्लाइट में बैठने पर मजबूरी पर लगाया ज़रूर है, मगर वैसे इस्तेमाल नहीं किया। और बीपी की टैबलेट का मैंने आपको बताया, पेन MRI वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं स्पेक्स की बात कर रहा हूँ। 1.5 साल में अगर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मगर मैंने काम तो सभी किए, मैंने नंबर भी चेक नहीं कराया, मगर आज मैं मोबाइल के ऊपर अपने सारे काम करता हूँ। बहुत बारीक अक्षरों को पढ़ते वक्त कभी, जैसे मेडिसिन की स्ट्रिप का एग्जांपल देता हूँ, उसमें भी मैंने देखा कि अगर कभी बहुत ज़रूरत के वक्त मैंने उसको उठाया हो अपने फादर के लिए या कुछ, तो जो मुझे जितना देखना था, पढ़ना चाहिए था, उतना मुझे दिख गया उसमें, बहुत बारीक लिखा हुआ। मगर वो हमेशा दिख जाए ऐसा नहीं है, मतलब वो चेतना हमारी ज़रूरत पूरी कर रही होती है। और मैं धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहा हूँ कि हो सकता है अगले 6 महीने बाद शायद वो मेडिसिन की जो स्ट्रिप है उस पर लिखा हुआ भी मैं बिल्कुल साफ पढ़ सकूं। इसका मतलब मैं 70% प्लस रिकवर कर चुका हूँ। ऐसे ये इस एज में आफ्टर 50,
इसे मिरेकल कह सकते हैं। जब नज़र बढ़ रही होती है, यानी कि दृष्टि में कमी आ रही होती है हमारे विज़न में, तो उस वक्त मैं चश्मा उतार रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए मैं किस रास्ते पर हूँ। ऐसा जीवन पाने के लिए कोई व्यक्ति इस प्रकार के भी समाज में होंगे जो करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर सकते हैं, मगर उन्हें वो मिल नहीं रहा। करोड़ों अरबों भी खर्च कर सकते हैं, और वो मिलता कैसे है? अपने आप से प्रेम करने पर, क्योंकि वो चेतना है तो हमारे अंदर ही। अगर हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करें तो वो रस पैदा होता है और वो सब हमें मिलने लगता है। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं, नाम इसलिए कोड करना नहीं चाहूँगा कि मतलब डायरेक्ट बात नहीं करना है, मगर कहीं पर फैमिली के अंदर कोई बच्चा इस प्रकार का है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, जो खरबों रुपए होते हुए भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही। और यकीन मानिए मेरे पास तो इतने सामान्य सूत्र हैं कि अगर वो व्यक्ति आकर मुझसे उसे सुने और 1 महीना मेरे पास रह जाए, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा। धीरे धीरे अगले 6 महीने, साल में वो ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों को जो 15 साल से 25 साल की उम्र में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो ठीक नहीं हो रही, वो हम अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हुए हैं और कुछ नहीं। क्योंकि 15 साल की उम्र तक तो ऐसा गलत कुछ खाया पिया नहीं होगा किसी ने, जिसकी वजह से शरीर इस स्थिति में ख़राब हो जाए। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे के अंदर तो बहुत भोलापन है। अब वो युवा ही है, मगर उसके अंदर तो बहुत भोलापन है। मैं उसका चेहरा, उसके बात करने का तरीका, उसके भाव, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, अक्सर दिखाई देता है, तो मैंने उसको जब देखा, समझा, वो खरबों की संपत्ति वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये भोलापन जो उसके चेहरे पर है, इसका मतलब ये पूर्व जन्म के किसी संस्कार को लेकर आया हुआ है। और वो मन की हल्की सी तरलता और आते ही ठीक होने में दूरी नहीं है उसको, वो हो जाएगा। मगर अब ऐसा ये भाव कौन दे? क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और सब जगह जाके टेस्ट कराने वाले, व्यवस्था, मतलब जाने वाले नहीं, डॉक्टर्स उनके पास आने वाले। मैं इस प्रकार के व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अमेरिका से डॉक्टर भी आ जाएगा। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो व्यवहार ठीक हो सकते हैं। समय आएगा, कभी इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी बनेंगी कि कभी कोई मेरी बात को सुनकर, समझकर उस दिशा में भी जीवन में आगे बढ़ पाए। मगर ये सुनिश्चित समझिए कि औषधि उपचार का एक माध्यम है, मगर उपचार होता अंतर स्थिति से ही है। एक दवाई खाने से एक व्यक्ति को आराम आ जाता है और उसी तरह की बीमारी में दूसरा व्यक्ति उस दवाई को खाता है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से हमारी चेतना अगर स्वीकार करती है तभी उस औषधि का असर है, अन्यथा नहीं। और मैंने उसको इस स्वरूप में देखा कि औषधि की आवश्यकता ही नहीं। अगर मैं 3 नंबर रीडिंग का, आप जानते हैं क्या है? हम पढ़ नहीं सकते अगर चश्मा उतार, और मैं क्या कर रहा हूँ आप सब समझ लीजिए। बहुत खूब। तो ये सारे वो विषय हैं जो समझने ही होंगे, और अगर हम इनको समझते हैं और मन में लाते हैं प्रेम पूर्वक, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है। और ये भाव परिपक्व होना चाहिए हमारे सारे उस मेडिकल समाज, जो मेडिकल केयर करने वाला समाज है, उसके अंदर, कि सिर्फ औषधि नहीं, ऐसा है बहुत लोगों के पास, मगर वास्तव में इस तरीके की समझ उनको अपने प्रतिष्ठान में पूर्ण रूप से प्रेषित करनी चाहिए, उस स्वरूप में जो वहाँ के व्यवहारों को ही बदल दे। वो सिर्फ पैसे कमाने वाली संस्था ना रह जाए, वो संस्था बन जाए जहाँ पर ऐसा लगे कि डॉक्टर नहीं, कोई वो प्रेमी बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बैठा है जहाँ जाकर तबीयत वैसे ही ठीक होती है। और ये आशीर्वाद किसी भी संस्था को मिल सकता है परमात्मा की तरफ से, अगर उस संस्था का जो भी संचालक है या ओनर है, व्हाटएवर, वो इस भाव को पकड़ ले, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि डीएनए कहते हैं उसको, मतलब जैसे हमारे देश का शासक अगर इन भावनाओं से ओतप्रोत हो जाए तो वो तो सारे सिस्टम को ही बदल देगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके भाव ऐसे हैं। तो ये है वो सब चीज़ें। तो मैं जो भी कुछ आपसे कहा मैंने, आप उसके बारे में ज़रूर विचार भी करिए और आगे भी बढ़ाइए। और
फिर कभी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर, बिल्कुल। आज ये प्रश्न आपने मुझसे फ़ोन पर पूछा था बिल्कुल और मैंने आपसे कहा कि आप जब आएँ तो हम कैमरे में ही बात कर लेंगे। तो आप भी सेलिब्रिटी हैं मेरे लिए जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं जो पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। तो आप वही हैं मेरे लिए, और मेरे पास एक और व्यक्ति भी हैं, वो भी मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं, जो इससे पहले काफ़ी कुछ उनके साथ मैंने कहा है। तो आज ये प्रश्न बहुत अच्छा है और आपका भी धन्यवाद है। नहीं, धन्यवाद कि आपका, क्योंकि आपने एक छोटे से क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर दिया। जी, और मैंने धन्यवाद क्यों कहा, क्योंकि मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो किसी ना किसी के सामने होने पर ही बोली जा सकती हैं। इसी का नाम व्यवहार है। अगर सामने एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बैठा हो तभी बात करने का आनंद है, और खाली रिकॉर्ड करने के लिए मैं बोल दूँ तो उसमें आनंद नहीं आता। तो इसीलिए मैंने आपका धन्यवाद किया है, और भविष्य में कभी भी कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मगर उत्तर ऑन कैमरा ही दूंगा, फ़ोन पर नहीं होगा। तो ठीक है। शुक्रिया।